Okay. So in the previous lectures हमने rotating magnetic field of course discuss किया how the rotating magnetic field is formed and then we had this stator diagram जहाँ पे हमारे पास अंदर रोटर था. हमने स्टेटर को सप्लाई दिया तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. एंड देन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज अल्टरनेटिंग ऑल्सो रोटेटिंग इन नेचर. नॉट ओनली अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग तो वो है ही बिकॉज हमने एसी सप्लाई दिया हुआ है. उसके साथ साथ वो रोटेट भी कर रहा है. एंड एज इट इज अल्टरनेटिंग ऑब्वियसली स्टेटर कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा एज वेल एज दी रोटर कंडक्टर्स जहाँ पे ये लिंक होगा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा. ओके. सो बाय जनरेटिंग एक्शन हमने ये रोटर कंडक्टर्स में जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है उसका डायरेक्शन निकाला. बाय विच रूल? राइट हैंड रूल. ओके. सो वी फाउंड आउट द डायरेक्शन और हमें ऐसा पता चला कि एन पोल के नीचे जो कंडक्टर्स है और उसके इन्फ्लुएंस में जो कंडक्टर्स है उनमें ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड हो रहा है इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन. वेर एज एस पोल के इन्फ्लुएंस में जो कंडक्टर्स है उनमें इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ इन इनवर्ड डायरेक्शन. अभी रोटर कंडक्टर्स जो है दे आर क्वाइट रेजिस्टिव इन नेचर. तो ईएमएफ जिस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा उसी डायरेक्शन में इफ दे आर शॉर्ट सर्किटेड मतलब अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो होगा. So obviously current will also flow in these directions only. This is outward and this is inward. तो एक बार अगर करंट फ्लो हुआ तो हमें पता है कि करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. करेक्ट. एंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के बाद व्हेन आई हैव अ कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. राइट. सो बाय विच रूल? डायरेक्शन कौन से रूल से निकाले हमने? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल से हमने ये मोटरिंग एक्शन लगाया इधर एंड देन वी फाउंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. ठीक है. नाउ एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि फ्लेमिंग ने लॉ बनाया है इसीलिए मोटर रोटेट नहीं हो रही है. इट इज इनहेरेंट मतलब ये नेचुरली होता है. अगर आपको और भी इसके डीप में जाना है कि ये कैसे क्यों रोटेट होता है देन यू हैव द मेन फील्ड. देन इसका एक फील्ड आएगा. ये करंट अभी कहा जा रहा है करंट इज कमिंग आउटवर्ड. सो बाय राइट हैंड रूल उसका एक फील्ड आएगा फिर उसका यहाँ पे समिंग होगा यहाँ पे वो कम हो जाएगा एंड दैट इज व्हाई इट विल गो इन दिस डायरेक्शन. दैट इज मेंशन इन सम ऑफ द रेफरेंस बुक्स नॉट ऑल द रेफरेंस बुक्स बिब्रा एंड आई थिंक एमजीसी में ये दिया हुआ है. बट दैट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड बिकॉज और वो कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए आई हैव नॉट एक्सप्लेन दैट बट इट इज देयर. हाँ मतलब फ्लेमिंग ने रूल बनाया है इसीलिए ये डायरेक्शन नहीं आता है. इट हैज गॉट सम बैकअप में उसका स्टडी है जो देख के फ्लेमिंग ने ये रूल बनाया. तो हमने फाइंड आउट किया कि ये रोटर कौन से डायरेक्शन में रोटेट होगा एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर. इट इज द सेम डायरेक्शन इन विच आरएमएफ इज रोटेटिंग. ठीक है. सो वी कंक्लूडेड दैट कि जब भी एट स्टैंड स्टिल है रोटर तभी आरएमएफ का स्पीड हमने सिंक्रोनस स्पीड ऑलरेडी हमने कंक्लूड किया था विच इज इक्वल टू 120 f by p. F is the frequency and p is the number of poles. So at this standstill nr मतलब रोटर का स्पीड इज 0. So relative speed between the rotor and the rotating magnetic field is ns minus 0. तो रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग बिकॉज अभी उसमें इंडक्शन हो गया है करंट फ्लो हुआ तो उनके इंटरेक्शन की वजह से रोटर ने रोटेट होना स्टार्ट किया. ये जो हमने इतना सब कुछ फोर्सेस दिखाए हैं तो दिस फोर्स विच इज रोटेटिंग इन मोशन and these forces which are equal in magnitude and they are separated by certain distance it is called as a torque. So जब रोटर को टॉर्क मिलता है यू रिमेम्बर अगर आपने कभी बोटिंग वगैरह किया होगा तो बोटिंग में एक मोटर रहती है पीछे जिसमें शायद डीजल पेट्रोल वो कुछ भी फ्यूल डालते हैं. बट वो फ्यूल डालने के बाद या मोटर का स्विच ऑन करने के बाद वो मोटर स्टार्ट होती है क्या? नहीं. क्या करना पड़ता है? उसको एक थ्रेड रहता है और उसको आपको खींचना पड़ता है. तो दैट इज द इनिशियल टॉर्क जो हम वो मोटर को देते हैं. ठीक है. अभी आगे जाके हमें यह भी पता चलेगा कि इंडक्शन मोटर के लिए ऐसे टॉर्क की एक्चुअल में जरूरत नहीं है बिकॉज इनिशियली उसको टॉर्क मिल रहा है. सो दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. तो अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो जो टॉर्क है वो टॉर्क किसकी वजह से आ रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टॉर्क?
करंट, करंट किसके वजह से आ रहा है? ईएमएफ इंडक्शन से। और ईएमएफ इंड्यूस क्यों हो रहा है? इट इज इंड्यूसिंग बिकॉज ऑफ द रिलेटिव स्पीड। दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसीलिए उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड पे घूमने लगेंगे, so there will be no induction because there will be no relative motion. रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, एंड दैट इज वाई इट इज एज पर लेंजिस लॉ के जो उसका रीजन है, ये ईएमएफ इंडक्शन का रीजन क्या है? द रिलेटिव स्पीड। तो वो रिलेटिव स्पीड को ही अपोज करने लगता है। मतलब रिलेटिव स्पीड को अपोज करना मतलब क्या? कि रिलेटिव स्पीड को जीरो कर। अब ये एनएस तो कांस्टेंट है, ये जीरो नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ता है? मतलब वो क्या करता है? एनआर को बढ़ाता है। ठीक है, अगेन लेंजेस लॉ भी यही सारे स्टडी पे बेस्ड है। ठीक है, तो रोटर घूमने लगा इन सर्टेन डायरेक्शन। या वी हैड टेकन द नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 2, तो हमारा एनएस जो है 120 एफ बाई पी करके 3000 आरपीएम आया। और हमने देखा दैट रोटर सडनली 0 से लेके 3000 तक नहीं जाता है, इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस द स्पीड। तो एट एनआर इज इक्वल टू 0, और हमने नो लोड कंडीशन कंसिडर की है। So Fr is the frequency of induced EMF in the rotor conductor. Okay? इसको हम F2 भी लिख सकते हैं because next we are going to call it as F1 and F2. So we'll call this as F2 because इंडक्शन मोटर का जो रोटर सर्किट है, इट इज एज गुड एज द सेकेंडरी ऑफ योर ट्रांसफॉर्मर। वो कंपैरिजन भी हम करेंगे। So F2 is equal to Fs, and because तभी there is a lot of मतलब ns minus 0 है, the relative motion is ns, and always remember ये जो induced EMF होता है उसका frequency is related to the relative motion. ठीक है, तो अभी relative motion कितना है? ns minus 0, that is ns. तो ns का जो frequency है वही induced EMF का frequency है। okay? So that we already discussed here. तो अभी जब उसमें टॉर्क आ गया तो ऑब्वियसली रोटर का स्पीड बढ़ने लगेगा, एनआर विल बी ग्रेटर देन 0, एंड उसके वजह से क्या होगा? रिलेटिव स्पीड जो है वो रिलेटिव स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। करेक्ट, एनएस माइनस एनआर इज द रिलेटिव स्पीड, सो दैट विल डिक्रीज अगर एनआर बढ़ रहा है तो, एंड दैट इज व्हाई दिस F2 मतलब the frequency of rotor induced EMF will also reduce, correct? And that is why the F2 is lesser than the supply frequency or stator EMF का frequency. EMF also reduces because उसमें relative motion कम हो गया, so flux linkages कम हो गए, इसलिए EMF reduce हुआ, उसके वजह से rotor current reduce हुआ, उसके वजह से torque reduce हो जाए। एंड एट द एंड हमने डिस्कस किया था कि व्हाई द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर का स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम रहता है। ऐसा क्यों? क्यों? ये बढ़ते जाएगा अभी, और कहाँ पे रुकेगा? कहाँ पे रुकना चाहिए इसको? 3000 पे। 3000 इज सिंक्रोनस स्पीड। हाँ, क्या हो रहा है अगर ये स्पीड बढ़ते जा रहा है तो? और कुछ नहीं हो रहा, स्पीड बढ़ रहा है तो हाँ, रिलेटिव स्पीड कम होगा तो और क्या होगा? बोलो जो भी आंसर है, बोलो। रिलेटिव स्पीड कम होगा तो क्या होगा? F2 कम होगा, और ईएमएफ कम होगा, रोटर करंट कम होगा तो टॉर्क कम होगा तो किस लिए चाहिए टॉर्क? स्टार्ट करने के लिए तो चाहिए, तो वो हो गया स्टार्ट। और मोशन अगेंस्ट हूम? फ्रिक्शन के अगेंस्ट मोशन को, रोटेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमें टॉर्क चाहिए,
एंड ऑफ कोर्स अगर मुझे स्पीड बढ़ाना है तो उसके लिए भी टॉर्क चाहिए, बट एज द टॉर्क गोज ऑन रिड्यूसिंग एट सर्टेन स्पीड जस्ट बिलो द सिंक्रोनस स्पीड, मतलब 3000 के जस्ट नीचे 2995 या 2996, उस पे द टॉर्क वैल्यू इज सो स्मॉल, ये इतना कम होगा कि हम सिर्फ फ्रिक्शन को ओवरकम करके रोटेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड इसीलिए रोटर वहां पे रुक जाता है, मतलब रुक जाता है इन द सेंस उसका स्पीड और इंक्रीज नहीं होता, बिकॉज दैट टॉर्क इज ओनली सफिशिएंट टू कंटिन्यू द मोशन। अगर एनआर बढ़ते गया तो ये सब होगा, जिसके वजह से टॉर्क कम हो जाएगा। तो एज इट गोज 3000 के थोड़ा नीचे, मतलब 2995 या 2996, दैट वैल्यू इज नॉट फिक्स फॉर एवरी मशीन। तो वो तब तक पहुंचने तक वो टॉर्क इतना कम होगा कि उससे सिर्फ मोशन कंटिन्यू हो सकता है, स्पीड नहीं बढ़ सकता। एंड दैट इज व्हाई रोटर विल कंटिन्यू टू रोटेट ऑन दैट स्पीड ओनली। वो 3000 तक कभी नहीं पहुंचेगा। इज दैट क्लियर? ओके। अगर आपने कुछ एक्सटर्नल मीन्स लगा के उसको 3000 पे रोटेट करवाया, तो इन दैट केस वहां पे देयर विल बी जीरो टॉर्क, देयर बिकॉज देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस। वो दोनों सेम स्पीड पे भाग रहे हैं, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो फ्लक्स लिंकेजेस, एंड दैट इज व्हाई वहां पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर यही मोटर को मैंने एक्सटर्नल स्पीड से या एक्सटर्नल मीन्स से सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर घुमाया, समझ में आ रहा है? मैंने यही मोटर को एक्सटर्नल मीन्स से सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर घुमाया, एंड बाय सम मीन मैंने मैग्नेटिक फील्ड रखा है वहां पे प्रेजेंट, व्हाट विल हैपन? फ्रिक्शन दैट इज देयर, ऑल एवरीथिंग फ्रिक्शन वगैरह तो हमेशा रहेगा जहाज जब तक रोटेशन। हाँ, देन दैट एक्ट्स एज अ इंडक्शन जनरेटर, जो हम विंड मिल में यूज करते हैं। करंट विल इंड्यूस इन स्टेटर और वो एक्सटर्नल सप्लाई करेगा। तो सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर जब इंडक्शन मशीन घूमती है तो इट बिकम्स इंडक्शन जनरेटर, जो विंड टरबाइन में वगैरह यूज होता है। ठीक है, तो वो दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई टोल्ड यू। ओके, तो अभी हम सिर्फ नो लोड की बात कर रहे थे। अब हम मोटर है तो मोटर को सिर्फ नो लोड पे तो रखना नहीं चाहेंगे हम लोग, एंड वी आर गोइंग टू पुट सम लोड ऑन द मोटर। सो अगर हम ये मोटर को ऑन लोड डाल दें, इफ वी पुट दिस मोटर ऑन लोड, मतलब मशीन पहले नो लोड पे घूम रही है, ठीक है, एनआर जो भी 3000 के जस्ट नीचे वगैरह जो भी है वो है, और मैंने मोटर को लोड किया। लोड किया का मतलब जानते हो? मैकेनिकल, मतलब आपका अगर पंप है तो पंप पहले पानी को ऊपर नहीं चढ़ा रहा था, बट अभी पानी आ गया है और अभी पंप पानी को ऊपर चढ़ा रहा है, एंड पंप इज कनेक्टेड टू दी मोटर, करेक्ट? या फिर देयर इज सम ट्रॉली अप एंड डाउन जिसमें पहले कोई भी वजन नहीं था, अभी उसमें लोड कर दिया है सामान। क्लियर? तो ऑन लोड अगर हमने ये मोटर को डाल दिया, सबसे पहला इफेक्ट क्या हो? सबसे पहला इफेक्ट, हाँ, स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? स्पीड विल डिक्रीज ना। हाँ, स्पीड डिक्रीज होगा ना, कि मोटर पे लोड, सपोज आप साइकिल चला रहे एट सर्टेन स्पीड, कांस्टेंट स्पीड पे साइकिल चल रही है और किसी ने पीछे से वजन लाके रख दिया, सबसे पहले क्या होगा? स्पीड कम होगा। सो ऑन लोड व्हेन वी पुट दिस मोटर, so that means उसका पहले एनआर जो है that will reduce। अभी एनआर कम हो गया तो क्या होगा? हाँ, कैसे टॉर्क बढ़ेगा? एनआर कम हो गया तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड एनएस माइनस एनआर क्या होगा?
बढ़ेगा। एनएस इज कांस्टेंट, एनएस कांस्टेंट है 128/3। एनआर अगर कम हो गया तो एनएस माइनस एनआर बढ़ेगा। एनएस माइनस एनआर बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी, रोटर के करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटर कंडक्टर्स बढ़ेगा, रोटर का करंट बढ़ेगा, जिसके वजह से टॉर्क बढ़ेगा। सो मोटर हैज गॉट मोर टॉर्क, जो वो लोड मोटर पे डाला है, ठीक है। लोड इज नॉट ऑलवेज कि आपका स्पीड वेरी हो, लोड ज्यादा लोड हो गया तो आपको ज्यादा टॉर्क लगेगा। तो जो लोड मोटर पे डाला है वो लोड लेने तक उसको जितना टॉर्क लगेगा आपका स्पीड उतना नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर मैंने और लोड डाल दिया तो और एनआर कम हो जाएगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, इन टॉर्क में। करेक्ट? ये समझ में आ गया? ओके, सो लेट्स राइट इट डाउन। When motor is loaded, एंड ऑफ कोर्स हर एक मोटर का अपना एक कैपेसिटी रहता है कि हम वो मोटर को हम कितना लोड कर सकते हैं। जनरली मोटर का जो रेटिंग है वो एचपी में हम देते हैं। एचपी में मैन्युफैक्चरर मेंशन्स इट इन एचपी हॉर्स पावर। तो दैट इज द आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट जो हमें मोटर से मिलेगा। अगेन जैसे ट्रांसफॉर्मर में हमारा जो रेटिंग दिया था ट्रांसफॉर्मर का, उसको हमने V2 I2 उसमें से फाइंड आउट किया ना, केवीए के रेटिंग से। इन केस ऑफ मोटर बिकॉज लॉसेस ज्यादा है, तो वो जो मोटर के नेम प्लेट पे लिखा रहता है दैट इज द आउटपुट ऑफ मोटर। ये आउटपुट जनरली एचपी में दिया रहता है। सो मोटर कम्स एज हाफ एचपी, 1 HP, 5 HP, ऐसे मोटर्स आते हैं। तो मोटर का जो आउटपुट है वो फिक्स्ड रहता है। इट इज डिजाइन फॉर दैट आउटपुट। अगर ये आउटपुट के मतलब वो जो लोड है 2 HP का, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलोवाट में। 0.746 को किलो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वो किलोवाट में कन्वर्ट होगा। तो इसके ऊपर अगर हमने लोड डाला सो दैट इज कॉल्ड एज ओवरलोड कंडीशन, एंड इन दैट केस मोटर में स्टॉप। अगर मोटर स्टॉप भी नहीं हुआ तो भी वो ओवरलोड के लिए आपको टॉर्क भी ज्यादा लगेगा, जो टॉर्क के लिए आपकी मोटर डिजाइन नहीं है। अगर टॉर्क ज्यादा चाहिए मतलब रोटर करंट भी बढ़ेगा, करेक्ट? तो वो रोटर करंट इट में ओवरहीट दी मोटर, ठीक है। तो जब भी मोटर पे लोडिंग ज्यादा होता है, उसके डिजायर्ड या उसको जो डिजाइन किया है उसके ज्यादा अगर लोड किया, तो दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज ओवरलोड। एंड ओवरलोड कंडीशन में आपका मोटर ओवरहीट हो सकता है या आपका मोटर स्टॉप हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। एंड अगर ये सस्टेन हुआ, सिर्फ ओवरहीट होके सस्टेन भी हुआ, तो भी आपके इंसुलेशन जो मोटर के अंदर है उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली आपके मोटर की लाइफ भी कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके। सो जैसे कि ट्रांसफॉर्मर में भी हमने फुल लोड, नो लोड, हाफ फुल लोड वगैरह कंडीशन किए थे। तो इन केस ऑफ मोटर ऑल्सो देर विल बी अ कंडीशन। फुल लोड तो कंडीशन है ही कि जो रेटिंग मोटर का लिखा है दैट इज द फुल लोड। ओके, so when motor don't write this, I'll dictate that time you write. So generally मोटर जब स्मॉल मोटर्स है, अगर स्मॉल मोटर्स को लोड किया, हाँ, स्मॉल मोटर्स देर इज अ डिक्रीज इन स्पीड। हमने देखा कि हमने अगर मोटर को लोड दिया तो देर इज अ डिक्रीज इन स्पीड, एंड दिस डिक्रीज इन स्पीड हैपेंस जब तक हम लोड कर रहे हैं। तो डिक्रीज इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, बिकॉज हम नो लोड टू फुल लोड ही आइडियल कंडीशन में लोड डाल सकते, उसके ऊपर नहीं। तो अगर हमने मोटर को लोड किया फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, तो ऑब्वियसली उसका स्पीड गिरने वाला है, बिकॉज फुल लोड पे उसको मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, सबसे ज्यादा टॉर्क फुल लोड पे लगेगा। तो डिक्रीज इन स्पीड कितना है फॉर इन केस ऑफ स्मॉल मोटर्स, इट इज 4 to 5%, and in case of large motors it is 2 to 2.5%। ठीक है, तो सपोज मेरा स्पीड 2900 है, तो 2900 का 4% या 5%
रिड्यूस होगा स्पीड, जब अगर हम उसको फुल लोड पे ऑपरेट कर रहे हैं. तो नोट डाउन नाउ. व्हेन मोटर इज लोडेड, ये टाइटल है, व्हेन मोटर इज लोडेड. As load increases, as load increases, the motor slows down. As load increases, the motor slows down, increasing the relative motion, increasing the relative motion between RMF, and rotor. RMF and rotor. In bracket, write down NS minus N. The rotor is slowed down. The rotor is slowed down until the relative motion is just sufficient. Relative motion is just sufficient to result in development of torque. To result in development of torque. टॉर्क का स्पेलिंग आता है ना, इधर लिखा है TORQUE. Development of torque necessary for that particular load. Necessary for that particular load. The decrease in speed, the decrease in speed from no load to full load is usually, write down this, for small motors 4 to 5%, for large motors 2 to 2.5%. ओके, सो अभी तक हमने बात की दैट एनआर मतलब रोटर का स्पीड जो है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड मतलब जो आरएमएफ का स्पीड है उससे कम रहता है. एंड दैट इज व्हाई हमें एक और पैरामीटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है. राइट डाउन स्पीड ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर. Speed of 3-phase induction motor, that is NR. उसको हम स्पीड ऑफ रोटर भी कहते हैं. स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर जब हम कहते हैं तब ऑब्वियसली रोटर ही घूमता है, बाकी कुछ घूमने वाला नहीं है. तो स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर in bracket NR is always
is always less than synchronous speed ns speed of synchronous speed RMS, and the difference between two is called as slip, SLIP. It's called as slip. Generally, slip is expressed in percentage. Note down this. Slip is the difference between ns minus nr, but it is always expressed based on ns. मतलब ये ns पे कितना difference है and mentioned in percentage. So percentage में हमेशा slip को mention किया जाता है. We'll do some numericals on this later on. Okay. All right. So now we'll speak about the frequency. अभी हमने सिर्फ speed के बारे में बात की है. Now we need to discuss about the frequency. तो सबसे पहले जब हम स्टेटर कंडक्टर को सप्लाई देते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ट्रांसफॉर्मर में हुआ था, एसी सप्लाई दिया है स्टेटर कंडक्टर. हाँ, एसी सप्लाई जैसे हम देते हैं वैसे क्या होता है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होगा, बट किसके वजह से ये हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस इन दी रोटर कंडक्टर. तो जैसे ही हम स्टेटर के कंडक्टर को सप्लाई देंगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड ये इंड्यूस ईएमएफ के वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. सो राइट डाउन दैट ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ हमेशा किसके वजह से इंड्यूस होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन. ओके, तो जब भी हमने स्टेटर को सप्लाई दिया है तो स्टेटर के कंडक्टर स्टैंड स्टिल है, दे आर नॉट रोटेटिंग ना. स्टेटर के कंडक्टर 0 स्पीड पे है, बट उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इट इज रोटेटिंग एट दैट एनएस, इसके वजह से उसमें ईएमएफ आएगा. सो राइट डाउन दैट ईएमएफ इंड्यूस in stator conductor is due to relative speed between stator conductors and RMF. जो आपके स्टेटर का ही फील्ड है, ये कितना हुआ,
स्टेटर का फील्ड आरएमएफ का स्पीड कितना है? हाँ, आरएमएफ का स्पीड कितना है, क्या बोलते हैं हम उसको? एनएस, सिंक्रोनस स्पीड। एंड स्टेटर कंडक्टर का स्पीड कितना है? 0, they are not rotating, so it is 0, correct? Therefore frequency of induced EMF in stator is equal to F1. F1, F1 क्या है? It is the frequency of supply, because supply हम उसने ही frequency का दे रहा है, और the stator EMF, frequency of stator EMF. अब ये EMF किसके वजह से इंड्यूस हो रहा है? Who is responsible for this induction? EMF किसके वजह से इंड्यूस हो रहा है? रिलेटिव स्पीड। और वो रिलेटिव स्पीड कितना है? कितना है रिलेटिव स्पीड? इट इज ns. So this frequency f1 corresponds to ns. And हमें पता है that ns is equal to 120. Now this f is nothing but that frequency f1, 120 f1 by p. यहाँ से हमें क्या पता चलता है? f1 is same as supply frequency. कौन सा? p is a number of pole. लास्ट टाइम हमने स्पीड का डेरिवेशन किया था। ओके, सो जो ईएमएफ स्टेटर में इंड्यूस हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी ही है, बिकॉज वो ईएमएफ किसके वजह से इंड्यूस हो रहा है? ये रिलेटिव स्पीड के वजह से जो एनएस है। करेक्ट? इतना तक समझ में आया? Should we go ahead in the rotor circuit? Okay, so write down EMF induced in rotor conductors. किसके वजह से है EMF induced in rotor conductors? कौन सा रिलेटिव स्पीड होगा अभी ये? कौन सा रिलेटिव स्पीड है ये? ऊपर किया था ना हमने, वो टॉर्क वर्क निकाला था तभी बोल रहे थे। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? किसमें इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ? किसके वजह से हो रहा है? तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? बोलो बोलो, कहाँ इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ? रोटर में। और किसके वजह से हो रहा है? आरएमएफ की वजह से। तो रिलेटिव मतलब डिफरेंस दोनों का कितना है? वो एनएस माइनस एनआर। is due to relative speed between rotor conductors and RMS, which is कितना बताया अभी? NS minus NR.
So therefore the frequency of EMF induced in rotor conductor that is called as F2. ये किससे करस्पॉन्ड करेगी अभी? किससे करस्पॉन्ड करेगी ये? हाँ, टू इट करस्पॉन्ड्स टू होम. ऊपर क्या लिखा था हमने? किसके वजह से है ये? वो एनएस के वजह से था. ये किसके वजह से है? किसके वजह से है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? रिलेटिव स्पीड. क्या है वो रिलेटिव स्पीड? ns minus nr. So this corresponds to ns minus nr. And we have that relationship. Speed is equal to क्या है? 120 f by p. तो अभी ये स्पीड क्या है? ns minus nr is equal to 120. फ्रीक्वेंसी कितना है अभी? f2. नंबर ऑफ पोल्स चेंज नहीं होने वाला है once the motor is designed. So this is equation number 1. This is equation number 2. हो गया यहाँ तक लिख के? Okay. Now, can you write the formula for F1 and F2? हाँ, लिखो from 1 and 2. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? It is all derivation. I think you were not there in last lecture, ना? हाँ, you watched that video. अगर उसके बाद भी कुछ डाउट हो सके. हाँ, tell me F1 equal to हाँ ns into p divided by 120 and F2 is equal to हाँ p into ns minus nr divided by 120, right? Correct. अभी हमने कुछ स्लिप का वैल्यू लिखा था. s स्लिप क्या था वो फॉर्मूला? ns minus nr upon ns. नाउ वो परसेंटेज में अभी हम नहीं करने वाले हैं. वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग स्लिप. सो ये परसेंटेज स्लिप नहीं है, नॉर्मल स्लिप है. सो कैन आई टेक दिस ns here? So it will be s into ns, which is equal to ns minus nr. Okay. All right. This is equation number 3. अब ये ns minus nr ऊपर किधर है? इधर है ना? So therefore f2 is equal to p into s into ns, right? हमने ns minus nr को रिप्लेस किया अपॉन 120, राइट? इसमें डाउट है कुछ? ये ns माइनस nr को यहां से रिप्लेस किया s इंटू ns से. ठीक है? दिस आई हैव पुट हियर. ओके. कैन आई राइट दिस एज f2 इक्वल टू s इंटू ns इंटू p डिवाइड बाय 120? सिर्फ रीअरेंज किया. एंड व्हाट इज दिस?
ये क्या है? ये F1 है। सो F2 is equal to S into F1. किसी को कुछ डाउट इसमें? Any doubt in this? Okay. So now we'll try to derive हर एक जो ये पैरामीटर है, जैसे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल दोनों पैरामीटर्स है, तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को एक फ्रीक्वेंसी होती है एंड मैकेनिकल पैरामीटर्स का स्पीड रहता है। मतलब जैसे स्टेटर का स्पीड है, स्टेटर कंडक्टर्स का स्पीड है, रोटर कंडक्टर्स का स्पीड है, ये सारा स्पीड में आता है, और जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, सो विल ट्राई टू फिगर आउट किसका कितना स्पीड है या किसका कितना फ्रीक्वेंसी है। यहाँ तक लिखा है सबने? सो विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेम। मोटर का फ्रेम जो है मतलब आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो मोटर का जो फ्रेम है, तो सबसे पहले आता है स्टेटर फ्रेम या मोटर फ्रेम जो भी है। मोटर फ्रेम, उसके बाद क्या आता है मोटर के अंदर? स्टेटर फील्ड आएगा ना पहले, तो पहले आएगा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने और क्या नाम दिया था? आरएमएफ, करेक्ट। There is some EMF which is induced in the stator conductor. तो उनका फ्रीक्वेंसी है, ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन स्टेटर कंडक्टर्स। ये विजिबल है ना सबको? उसके बाद क्या आएगा आफ्टर दिस? स्टेटर के बाद क्या आता है? रोटर आता है। सो देयर इज अ रोटर, और रोटर का फिजिकल मोशन रहता है, देयर इज अ स्पीड ऑफ रोटर, बट वी कैन इंट्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ऑल्सो हियर फॉर आवर सिंप्लिसिटी। एंड देन रोटर के अंदर क्या रहता है? रोटर के ऊपर क्या रहता है? रोटर वाइंडिंग्स और कंडक्टर्स। सो देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रोटर एज वेल। रोटर मैग्नेटिक फील्ड, उसका एक स्पीड रहेगा, and there will be frequency of EMF in rotor conductors. Okay. So ये जो part है, this part is related to stator frame, and जो बचा हुआ part है, this is related to rotor frame. Done? तो सबसे पहले मोटर फ्रेम का स्पीड कितना है? मोटर फ्रेम का स्पीड कितना है? मोटर फ्रेम मतलब मोटर का आउटर कवर, उसका स्पीड कितना है? 0. देयर इज नो स्पीड, दिस इज 0, इट इज नॉट रोटेटिंग।
स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड या आरएमएफ का स्पीड कितना है? आरएमएफ का स्पीड कितना है? ns 120 f by p. So I'll write here ns. Okay. Frequency of induced EMF in rotor conductor. हाँ, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जितना फ्रीक्वेंसी हमने सप्लाई किया ऊपर हमने वो प्रूव किया, F1 ही रहेगा वो. So it is either we call it as F1 or we call it as Fs. रोटर का स्पीड कितना है? रोटर के स्पीड को क्या कहते हैं हम? We call it as NR. So this is NR. फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर को हम FR कहेंगे. इट इज अ फिक्टिशियस वैल्यू बिकॉज रोटर घूम रहा है, उसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, बट जस्ट फॉर दी कंपैरिजन पर्पस हमने लिखा है. अभी रोटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड, रोटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड क्या रहेगा? रोटर क्या जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो देखो हमने कहाँ पे लिखा था, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटर, उसका फ्रीक्वेंसी और वो किसके वजह से हो रहा है? रोटर का, स्टेटर का नहीं. इट इज ns minus nr and what is the frequency? F2, which is equal to S into F1. क्या हम इन दोनों पैरामीटर्स को, ये दो, इनको हम ns के टर्म्स में ला सकते हैं? we have already defined slip जो हमने यहाँ पे यूज किया. तो रोटर स्पीड एंड ये जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है उनको हम ns एंड s के टर्म्स में ला सकते हैं क्या? देखो जरा. ये हमने ऑलरेडी किया है, ns minus nr is equal to s into ns. So what about only nr? nr is equal to ns nr इधर क्या है? माइनस है ना, तो minus s into ns. Now we can take ns common, so ns into 1 minus s. The same thing हम नीचे लिख सकते हैं. This is equal to 1 minus s into ns and this is equal to s into ns. Now you can see there is a direct relationship between speed and frequency. तो इसको भी हम लिख सकते हैं FR को, FR is equal to 1 minus S into F1 और Fs. ओके, तो अभी हमने यहाँ पे ये जो स्पीड लिखा है, ऊपर मैंने बताया कि इट इज अ रोटर फ्रेम. ठीक है, दिस इज रोटर फ्रेम. तो रोटर फ्रेम में ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड s इंटू ns है. बट अगर हम उसको स्टेटर फ्रेम से देखें, रोटर फ्रेम मतलब क्या? द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन द रोटर इटसेल्फ और वो देख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है.
अगर हम स्टेटर फ्रेम से ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो उसका स्पीड कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। कि इफ वी ऑब्जर्व ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टैंडिंग ऑन द स्टेटर फ्रेम, तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड कितना होगा। अगेन विल गो बैक टू द ट्रेन एग्जाम, ठीक है। या आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन हैज सर्टेन स्पीड x मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। एंड सम पर्सन, जैसे वो चाय वाले वगैरह आते हैं ना अंदर, वो घूम रहे अंदर से, हाँ, और कुछ तो हुआ तो वो भागने लगा, तो वो भाग रहा है सम y मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से। तो जो बंदा बाहर खड़ा है ट्रेन के बाहर, उसको वो जो भागने वाला चाय वाला है उसका स्पीड कितना दिखाई देगा। हाँ, समझ में आया क्या पूछा। माइनस क्यों, वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो वैसे ही इफ आई वांट टू फाइंड आउट अ रोटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्रेम, तो क्या होगा, इट इज इक्वल टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, मतलब वो चाय वाले का स्पीड, प्लस ट्रेन का स्पीड मतलब रोटर का स्पीड। शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है रोटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्रेम, ठीक है। तो वो ऑलरेडी रोटर घूम रहा है और उसके ऊपर ये भी घूम रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मुझे क्या दिखेगा कि रोटर भी घूम रहा है और उसके ऊपर ये भी घूम रहा है इन द सेम डायरेक्शन। तो दैट विल बी इक्वल टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द रोटर फ्रेम प्लस रोटर का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्रेम। समझ में आया। सो लेट्स राइट डाउन दैट स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और सॉरी, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड in space, in space or with respect to stator. This is equal to what? Speed of क्या, rotor magnetic field with respect to stator। सीधा कहां से आ गया, with respect to किस पे है ये, रोटर पे ना। so with respect to rotor plus speed of stator magnetic field कहां से आया, speed of rotor with respect to stator frame। so this is equal to, अभी स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड कितना है ऑन रोटर, कितना है ये स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, ns माइनस nr विच इज इक्वल टू, आई डायरेक्टली राइट ऐसे इंटू ns है ना ये, s इंटू ns प्लस रोटर का स्पीड कितना है, nr इक्वल टू 1 minus s into ns। solve this out and tell me what is the final answer।
कितना आया ये? इट इज एस इंटू एन एस प्लस, ये ब्रैकेट को ओपन करो, क्या आ गया इधर? एस इंटू एन एस प्लस, ये ब्रैकेट को ओपन किया, एन एस माइनस एस इंटू एन एस, दीज आर सेम. So rotor का magnetic field भी with respect to stator frame is rotating at ns only. Let's solve few numericals quickly. Note down. Find the running speed or rotor speed find the running speed or rotor speed of a motor, of a three-phase induction motor, of a three-phase induction motor working on a 50 hertz supply has four number of poles, and slip is 3%. क्या करोगे सबसे पहले? एनएस फाइंड आउट करोगे. फाइंड आउट एनएस. क्या है एनएस का फॉर्मूला? आरपीएम. फिर नाउ व्हाट? एनआर फाइंड आउट करना है, रोटर स्पीड. एनआर इज इक्वल टू, हाँ, एनआर इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू एनएस. तो दिस इज इक्वल टू, स्लिप का वैल्यू क्या है? 3% है. तो व्हाट विल यू पुट हियर? एस 3/100. तो 3/100 मतलब कितना आया? 0.03.
Okay. Write down next numerical. A three-phase 50 hertz induction motor three-phase 50 hertz induction motor has full load speed of 1440 rpm, 1440 rpm. Find number of poles slip at full load frequency of rotor induced EMF at full load. Speed of stator field with respect to stator and rotor structure. Speed of rotor field with respect to speed of rotor field with respect to, this is WRT, with respect to का short form है, with respect to rotor structure, stator structure and stator field. ओके, तो अभी हमें फुल लोड स्पीड दिया हुआ है ना, हमें नंबर ऑफ पोल्स दिए वो तो हमें फाइंड आउट करने हैं, ना हमें एनएस बताया है, हमें फुल लोड स्पीड बताया कितना 1440. तो अभी मुझे पता है कि इंडक्शन मोटर में द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इट इज जस्ट बिलो द सिंक्रोनस स्पीड, बराबर. एंड नंबर ऑफ पोल्स कौन से वैल्यूज ले सकते हैं, नंबर ऑफ पोल्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, हाँ ऑल दी इवन नंबर्स इंटीजर्स 2 4 6. अभी मुझे फ्रीक्वेंसी पता है, सो आई कैन कंसिडर एट 50 हर्ट्ज if I have number of poles, various number of poles, उसके लिए ns at 50 hertz कितना आएगा, I can find out that, right? So let's start with 2, 4 and 6. Can you find out ns at this, for this number of poles at at 50 hertz? करके बताओ मुझे.
तो एट 2 नंबर p इज इक्वल टू 2 है तो ns कितना होगा 3000. ओके आपको पता है ना कैसे में आप इक्वेशन लिख सकते हो हाँ एंड कैलकुलेट फॉर वेरियस नंबर. तो p इज इक्वल टू 4 है तो ns कितना होगा 1500. एंड अगर 6 है तो हाँ 1000 राइट. तो अभी हमें जो रोटर स्पीड दिया हुआ है वो किसके जस्ट बिलो है हाँ हियर करेक्ट. तो गिवन nr is just below 1500 rpm. वो 1000 के भी नीचे ही सॉरी 3000 के भी नीचे ही है बट इट इज नॉट जस्ट बिलो 3000. बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना. एंड इंडक्शन मोटर में इतना डिफरेंस नहीं होता है वो जस्ट बिलो सिंक्रोनस स्पीड होता है. इसीलिए वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर द नंबर ऑफ पोल्स p is equal to 4 and ns is equal to 1500 rpm. ओके अभी क्या पूछा है नेक्स्ट स्लिप एट फुल लोड. हाउ यू फाइंड आउट स्लिप एट फुल लोड. क्या है फॉर्मूला स्लिप का ns minus nr upon ns. So this is going to be ns minus nr rotor speed at full load. So I am writing nrfl upon ns and percentage में express करते हैं इसीलिए into 100. So you can either write the value of slip और या फिर उसको percentage में भी आप mention कर सकते हो. Find it out. कितना आया 4%. या फिर आप उसको क्या लिख सकते हो यू कैन राइट इट एज 0 और 0.04. दोनों आंसर राइट है बिकॉज न्यूमेरिकल में आपको परसेंटेज स्लिप ऐसा पूछा नहीं. और क्या पूछा है F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ इंड्यूस इन रोटर राइट जिसको हम क्या कहते हैं F2. F2 का क्या फॉर्मूला है देखो S इंटू F1. Now you have got slip, you have F1. .04 or you can take 4/100. जब भी हम स्लिप न्यूमेरिकल में यूज करते हैं टू कैलकुलेट समथिंग तब वो परसेंटेज नहीं लेना है. ठीक है 0.04 लिखना है या 4/100 इट इज वन एंड सेम थिंग. 2 आ रहा है इस 2 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट है
हर्ट्ज। नेक्स्ट क्या पूछा है? स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। क्या होता है स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर? कितना है? क्या स्टेटर फील्ड मतलब क्या? स्टेटर फील्ड मतलब क्या? क्या नाम दिया हमने उसको? हाँ, स्टेटर फील्ड मतलब क्या? आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही है ना स्टेटर फील्ड। तो स्टेटर फील्ड का स्पीड मतलब आरएमएफ का स्पीड एंड स्टेटर फ्रेम का स्पीड क्या है? आरएमएफ का स्पीड कितना है? एनएस माइनस स्टेटर फ्रेम घूम रहा है। हाँ, कितना है एनएस? स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फ्रेम क्या रहेगा? क्यों? हमें पता है स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्रेम हमें पता है। क्या हम स्पीड ऑफ रोटर फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्रेम निकाल सकते हैं? करेक्ट, वो उसमें से माइनस होगा। सही है ना? दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्रेम माइनस स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड और सॉरी रोटर फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्रेम। बिकॉज दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इसीलिए उनको माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा? ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, कितना है वो? ns। and what is speed of rotor frame with respect to stator frame? Stator frame is stationary and rotor frame is rotating at, हाँ, रोटर कितने पे रोटेट हो रहा है? क्या? हाँ, मतलब उसको हम क्या कहते हैं? एन आर। दिस इज इक्वल टू 1500 माइनस 1440, तो कितना आएगा? 60 आरपीएम। व्हाट इज नेक्स्ट?
स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर, वो तो हमने ऑलरेडी लिखा था ऊपर, रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर कितना था वो? एस इंटू एन एस, दैट इज एन एस माइनस एन आर। फिर स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर, वो भी हमने डिराइव किया ना, कितना आया था वो? एन एस आया था। एंड फिर स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड, ये क्या आएगा? नाउ आई हैव टू पैरामीटर, अभी मुझे स्पीड ऑफ रोटर फील्ड निकालना है, अगर मैंने और स्टेटर फील्ड भी निकालना है, अगर मैंने दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू सेम थिंग देखा तो मुझे उनका डिफरेंस पता चलेगा। तो सपोज मैंने स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर जो मुझे पता है, एंड फील्ड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर भी मुझे पता है, उन दोनों को माइनस कर सकते हैं, दोनों को सेम बेसिस पे लेके आए ना, और उनका डिफरेंस निकाला, रिलेटिव मोशन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपका रोटर फील्ड जो है वो रोटर के ऊपर है, रोटर भी घूम रहा है, रोटर फील्ड भी घूम रहा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड, बराबर। तो स्पीड ऑफ रोटर फील्ड अगर मैंने विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर निकाला, ठीक है, एंड मुझे ऑलरेडी पता है स्पीड ऑफ रोटर स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू दी स्टेटर फ्रेम, तो दोनों सेम बेसिस पे लेके आई ना मैं, तो दोनों का डिफरेंस निकल सकता है, राइट? तो फर्स्ट फाइंड आउट दिस स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर, हमने लिखा है ऑलरेडी। क्या फॉर्मूला है इसका? एस इंटू एन एस, कितना आएगा ये बताओ? कितना आया? 0.04 इंटू 1500 कितना आया? हाँ, कितना? 16 आया। एस 0.04 60, हाँ 60 आरपीएम आएगा ये। हाँ, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर, वो हमने ऊपर डिराइव किया था, इट इज ns, so this is equal to 1500 rpm. Now this speed of rotor field with respect to stator field, this is equal to speed of rotor field, हम उसको सेम बेसिस पे लेके आते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्रेम और स्टेटर स्ट्रक्चर जो भी है, माइनस स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्रेम। क्या है स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्रेम? ऊपर ही हमने डिराइव किया है, इट इज एन एस,
And what is speed of stator field with respect to stator frame? ऊपर किया ना डिराइव हमने. Speed of stator field with respect to stator frame. It is ns only. This is 0 rpm. तो दोनों जो फील्ड है, रोटर का फील्ड भी एंड स्टेटर का फील्ड भी, दे आर स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ओके, बट बिकॉज ऑफ दिस स्लिप क्यों आती है? बिकॉज रोटर इज नॉट स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू, रोटर का स्पीड कुछ अलग है, बट रोटर का फील्ड एंड स्टेटर का फील्ड एक दूसरे के साथ सेम स्पीड पे घूम रहे. व्हाट विल डू इज, हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा, बिकॉज 12 to 1 also I am going to continue. The lecture has not come today. So 12 to 1 करके ठीक है.